दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा की लिखी कहानी धूप का पंछी। अंकिता वर्मा शिमला में पैदा हुई और वहीं रहती हैं। एडिटर हैं एक प्रिंट मैगजीन की, कविताएं लिखती हैं और कैलीग्राफी भी करती हैं। आज मेरी आंख देर से खुली थी। उठा तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जैसे कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। मुंह सूखा हुआ था और बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शायद पानी की कमी हो गई थी शरीर में। मैंने आसपास नजर दौड़ा कर देखा। मुझे समझ नहीं आया मैं हूं कहां। कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। पास में शराब की एक बोतल पड़ी थी, खाली थी। शायद रात में पूरी पी गया था, मगर याद नहीं था। पास से गुजरते स्कूल के बच्चे मुझे देखकर आपस में हंसने लगे। मैंने शर्म से आंखें नीची कर ली। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे से उठ खड़ा हुआ और सड़क के सामने बने एक ढाबे पर आ गया। मैंने पानी का एक छपाका अपने चेहरे पर मारा और गंदे से बेसिन के ऊपर लगे छोटे से शीशे में खुद को देखने लगा। खून सी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। कितनी मायूसी और उदासी थी उन आंखों में। लग रहा था जैसे कह रही हो, निशांत अब बस भी करो। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, चाय पी। रात का नशा धीरे धीरे उतर रहा था। वहां से फारिग होकर मैं फिर चल दिया। पता नहीं किधर को, मगर इतना पता था कि कहीं तो पहुंचना है। कुछ देर बाद मैं जंगल के बीचों बीच से निकलते टॉय ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक से ही आसमान में काले बादल घिराए थे। तूफान चलने लगा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मेरी आंखों से भी आंसू एक एक कर बरसने लगे। कभी कोई मेरी आंखों के रोशनदान से अंदर झांक कर देखता तो पाता कि वहां एक बड़ा सा रेगिस्तान है, जहां उदासी की बारहमासी आंधियां चलती रहती हैं। मगर मुझे समझने वाला कौन है? माँ बाबा मुझे घर से वैसे ही बेदखल कर चुके हैं। कौन है जिसे मैं अपना कह सकता हूं इस दुनिया में? शायद कोई भी नहीं। अकेलापन कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ये कैसी अंधेरी गहरी खाई है जिसमें इंसान गिरता रहता है, पर उसे कभी पैर रखने के लिए ठोस जमीन नहीं मिलती। न वो मर सकता है, न जी सकता है। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। जहन में पहला ख्याल यही आया कि ऐसे तिल तिल करके मरने से बेहतर है कि मैं एक बार में ही इस दुनिया को अलविदा कह दूं। आखिर एक शराबी, एक अल्कोहलिक के इस दुनिया से चले जाने से किसे फर्क पड़ता है? इतना सोचकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने आंखें मूंद ली। अब इंतजार था तो बस ट्रेन का, जो किसी भी पल मेरे ऊपर से गुजरेगी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर जाएगी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी जिंदगी न होकर हमेशा से एक जंग का मैदान रही है। एक लड़ाई है जो मैं कब से लड़े जा रहा हूं, खुद से, अपने आप से। बचपन से ही मैं लिखने पढ़ने में बहुत कमजोर था। मेरे बाबा बहुत सख्त मिजाज थे। उन्हें हमेशा से लगता था कि मैं आलसी हूं और पढ़ाई से जी चुराता हूं। पढ़ाई में अच्छा करने का बहुत दबाव था मुझ पर। हमारे खानदान का डफर पैदा हो गया है। दूसरों के बच्चों को देखो और एक हमारा है, किसी काबिल नहीं है। जाने कितनी ही ऐसी बातें बाबा मुझसे कहते और वो बातें सुई सी मेरे सीने में चुभती रहती और मुझे छलनी करती रहती। बचपन के घाव समय के साथ नासूर बन जाते हैं। ये वो पेड़ बन जाते हैं जिनकी शाखों से सूखे पत्ते टूटकर कभी अलग नहीं हो पाते। मैं अपने होशियार बाप का नालायक बेटा था, इस बात को उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी भूलने नहीं दिया। मैं बहुत सहमा सहमा सा रहता था, कटा कटा सा। कोई दोस्त नहीं था मेरा। हमेशा खुद में खोया रहता था। अकेला रहना अच्छा लगने लगा था मुझे। और जब कभी बहुत उदास हो जाता, बातें करने को कोई ना होता, तो हमेशा अपनी जेब में रखे माउथ ऑर्गन को निकाल कर घंटों बजाते रहता। एक वही सहारा था। मैं कॉलेज की पढ़ाई करने दिल्ली आ गया था। घर वालों से दूर एक अलग शहर आकर मैंने आज़ादी को सर्दी की मखमली धूप की तरह पहली बार अपनी हथेलियों में महसूस किया था।
घर के घुटे हुए माहौल से बाहर निकलकर मैं बहुत खुश था। नई जगह पर आकर पहली बार दोस्त भी बने थे और यहीं पर आकर मैंने शराब को पहली बार चखा था। एक बार ट्राई तो कर यार, कुछ नहीं होता। बी अ स्पोर्ट यार। दोस्तों ने बहुत जोर दिया था पीने को। थोड़ा हिचकिचाने के बाद, उनके बार बार मनुहार करने पर मैंने हार मान ली थी। मुझे याद है वो दिन। पीने के बाद मैं बहुत रोया था, बहुत बहुत सालों बाद खुलकर, जी भरकर। बाबा की मेरे प्रति हताशा, उनकी नफरत, उनका गुस्सा सब भूल गया था उस दिन। हम दुनिया से तो भाग सकते हैं मगर खुद से नहीं भाग सकते। नहीं हम भाग सकते हैं अपनी बेचैनियों से, अपने डर से, अपनी असुरक्षा, अपनी इनसिक्योरिटीज से। मैं भी नहीं भाग पाया था। घर से दूर तो आ गया था मगर मन के बोझ को हल्का नहीं कर पाया था। मगर उस दिन के बाद से मैं शराब को अपनी सारी परेशानियों, सारी उदासियों से दूर भागने का इकलौता जरिया बनाने लगा था। कहाँ सोचा था कि एक दिन यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। हमें अपने दुखों का सामना करना, उन्हें स्वीकारना नहीं आता है, या शायद हम सीखना ही नहीं चाहते। हम बस भाग जाना चाहते हैं, बस कहीं छुप जाना चाहते हैं और छुपने के लिए चुने गए ये कोने ही हमारी कैद बन जाते हैं। शुरू शुरू में मैं दोस्तों के साथ बैठकर औपचारिकता के लिए कभी कभार पी लिया करता था। फिर जब कभी घर से बाबा का फोन आता और वही जली कटी बातें सुनने को मिलती तो अपना गुस्सा निकालने, उनकी हिदायतें भुलाने के लिए अकेले अकेले भी पीने लगा था। लेकिन ये चीज कभी लत भी बन सकती है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। पहले कोई बहाना, कोई कारण चाहिए होता था पीने के लिए, मगर अब उसकी भी जरूरत नहीं थी। मैं हर दिन पीने लगा था। कॉलेज में क्लासेस लगाना बहुत कम होता था। लिखना पढ़ना भाता नहीं था। बचपन का वो पढ़ाई में अच्छा ना होने का डर, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गया था। इसलिए वहां मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। एक बैंड बना लिया था। मैं और मेरे बैंड मेंबर्स घंटों जैमिंग करते, नई धुन बनाते, गाने लिखते। वो कॉलेज के सबसे सुंदर दिन थे। एक कॉलेज फेस्ट के दौरान ही मेरी मुलाकात नम्रता से हुई थी। हमारे ही कॉलेज के ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट थी वो, मेरे ही शहर से। कितना खूबसूरत गाते हो, यू ट्रूली गिफ्टेड। पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी। सच कहूं तो भीग गया था मेरा मन। कितनी मामूली बात थी मगर उसकी एक बात ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया था। पहली ही मुलाकात में नम्रता मुझे बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार लड़की लगी थी। उससे बात करके बहुत हल्का और अच्छा महसूस हुआ था। उस दिन के बाद से हम रोजाना फोन पर बातें करने लगे थे। कभी कभी डेट्स पर भी जाते। मेरी जिंदगी में अब सब ठीक चलने लगा था, या शायद चल सकता था मगर सब ठीक नहीं था। शराब अब मेरी आदत बन चुकी थी। मैं बैंड की प्रैक्टिस पर कम जाने लगा था। नशे में कई कई दिन अपने कमरे से ही नहीं निकलता था। कॉलेज जाना भी अब कुल मिलाकर बंद ही कर दिया था। नशे वाली हालत में मैं कभी नम्रता को फोन करके उसे परेशान करता और कभी दिनों तक उसका फोन ही नहीं उठाता। वो हमेशा मेरे लिए परेशान रहती। निशांत, लिमिट में करो पीना, एडिक्शन हो जाएगी तुम्हें। तुम सब बर्बाद कर रहे हो, अपना करियर, अपनी लाइफ, हमारा रिलेशनशिप, सब कुछ। आई लव यू ना, प्लीज छोड़ दो ये सब। वो मुझे प्यार से समझाती, मैं तब भी नहीं मानता तो गुस्सा करती। मगर मेरे आसपास क्या हो रहा था, मेरे अपनों को मेरी वजह से कितनी ठेस पहुंच रही थी, मुझे इसका कोई होश नहीं था। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी के वश में था, कोई और था जो मेरी जिंदगी चला रहा था। यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम निशांत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो तुम अभी। एक दिन तंग आकर नम्रता ने जब ऐसा कहा तो मैं उस पर चिल्ला दिया, हाउ डेयर यू। गुस्से से मेरा चेहरा फूल गया था। मुझे लगा जैसे मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, मगर दुनिया ना थकी हो मेरी कमियां गिनाते गिनाते। मैंने उसके बाद नम्रता से बात करना हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मैंने अपनी हालत को मानने से एकदम इनकार कर दिया था। आई वॉज इन डिनायल। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी। जिंगल बनाने वाली कंपनी में धुन बनाने लगा था।
पसंद का काम था, मगर हालत बद से बदतर होने लगी थी। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता, घर लौटकर रात भर खूब पीता और अगले दिन हैंगओवर के साथ ही ऑफिस चला जाता। अब पीना ज़रूरत बन गया था, जैसे सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, ऐसी ज़रूरत। कभी कभी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि अगले दिन छुट्टी करनी पड़ती। बॉस से डांट पड़ती, कई बार वार्निंग भी मिलती, मगर मुझे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। घर वालों के फ़ोन उठाने भी मैंने बंद कर दिए थे। नौकरी के 2 साल बाद मेरी हरकतों से तंग आकर ऑफिस वालों ने मुझे निकाल दिया। घर से ये कहकर पैसे मंगवाने लगा था कि सरकारी पेपर की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी थी। मगर जो जेब खर्च मिलता था वो अब शराब पीने के लिए भी कम पड़ने लगा था। पहले दोस्तों से उधार मांगना शुरू किया, फिर जब उन्होंने उधार देना बंद कर दिया तो चोरी भी करने लगा था। सबसे पहली चोरी मैंने घर पर काम करने वाली दीदी के पर्स से की थी। उस पर्स में सिर्फ 200 रुपए थे। मैंने सारे चुरा लिए थे। उस दिन जब होश आया, मैं कितनी देर आईने के सामने खड़ा रहा था। मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मैं नहीं पहचानता था उस शख्स को जो इतना गिर चुका था, इतना स्वार्थी हो चुका था। इसी लाचारी में, इसी गिल्ट में दिन गुजरते रहे। फिर वो दिन भी आया जब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी उस दिन, कपकपी छूट रही थी, सर फटने को आया था और फिर अचानक ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो खुद को मशीनों से घिरे हुए अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सामने माँ बाबा खड़े थे। इससे अच्छा तो औलाद ही न होती। बाबा की आंखों में गुस्सा था, शर्मिंदगी थी। मेरा मन चाहता था कि बाबा मुझे कसकर गले से लगा लें, कहें कि सब ठीक हो जाएगा, किसी लड़ाई में तो वो मेरे साथ हैं। मैंने नजरें फेर ली थीं। डॉक्टर ने बताया था कि ज्यादा शराब पीने से लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद माँ बाबा मुझे अपने साथ घर ले आए थे। बाबा ने तो मुझसे बात तक करनी बंद कर दी थी, लेकिन माँ मेरे पास बैठकर घंटों रोती रहती। उनके आंसू मुझे थोड़ा और शर्मिंदा कर देते। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। घर पर आराम करते हुए मुझे बार बार पीने की तलब होती रहती। मैंने किसी तरह 1 हफ्ते खुद को रोक भी लिया था, लेकिन फिर जब सांस लेना भी मुश्किल होने लगा तो घर वालों की नजरों से छिपते छिपाते मैं घर से निकल गया। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, शराब घरों को बर्बाद कर देती है। आज सोचता हूं कितना सही कहती थी। मैंने भी तो वही कर दिया था, खुद को, अपने घर वालों को बर्बाद। पूरा 1 घंटा बीत चुका है, मगर ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं है। कितनी अजीब बात है। जब जिंदगी ने हाथ छोड़ा तो मौत ने भी मेरी उंगली थामने से इनकार कर दिया। मैं थक कर पटरी से उतरकर एक चट्टान पर बैठ गया। मैं सोचने लगा, खुद से पूछने लगा, मैं क्यों अपने आप से भाग रहा हूं? भागते भागते क्या मैं इतनी दूर आ गया हूं कि अब मेरी जिंदगी और मेरी मौत के फैसले भी मेरे हाथ में नहीं हैं? बारिश अब थम चुकी थी, मगर हवाएं अब भी बहुत तेज चल रही थीं। मैंने आंखें मूंद ली, जेब से माउथ ऑर्गन निकालकर बजाने लगा। मुझे ऑर्गन की धुन पर हवाएं भी एक लय में बहती हुई महसूस हो रही थीं। वो भी शायद मेरी तरह उदास थीं, एकदम तन्हा। वो धुन बजाते हुए मेरे मन में नॉस्टैल्जिया घिराया था। बहुत पीछे चला आया था मैं अपने बचपन में। मैंने उस दिन स्कूल में कोई प्राइज जीता था। बहुत खुश था मैं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट आया था, मगर इसलिए कि बाबा बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी, मुझे प्यार से पुचकारा था। काश ऐसे पल अक्सर आते। काश मैंने थोड़ी कोशिश और की होती। काश बाबा ने मुझे समझा होता, मुझसे मेरी काबिलियत के मुताबिक उम्मीदें रखी होती। मैंने अचानक से माउथ ऑर्गन बजाना बंद कर दिया। मुझे समझ आने लगा था कि शायद मैं बाबा को बदल नहीं सकता और न ही मैं अब और भाग सकता हूं। मैं बस थक गया हूं, बहुत बहुत थक गया हूं। तभी बादलों के पार से सूरज की हल्की सी रोशनी झांकने लगी।
जैसे मुझसे कह रही हो कि सब खत्म होने के बाद भी कुछ ठीक होने की गुंजाइश बची हुई है। कुछ देर बाद मैं शहर के नशा मुक्ति केंद्र के बाहर खड़ा था। वहां मैं पहुंच तो गया था मगर पैर ठिठक गए थे। मैं आधा घंटा वहां खड़ा रहा, सोचता रहा कि भीतर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं जुटा पा रहा था इतनी हिम्मत। मैं इस बार भी कमजोर पड़ गया था। ये स्वीकारना कितना मुश्किल था कि मैं अल्कोहलिक हूं। मैं पलट गया। कुछ ही कदम चला था कि पीछे से एक आवाज ने मुझे पुकारा, निशांत। मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। सालों बाद नम्रता मेरे सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद हम दोनों पास की ही एक कॉफी शॉप में बैठे थे। बहुत देर तक हम दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे और मेरे पास उन सब के जवाब, लेकिन वक्त के फासले हमें इतना अजनबी कर गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बताऊं और कैसे। कैसे हो? बहुत देर बाद नम्रता ने पूछा। मैं कहना तो चाहता था ठीक नहीं हूं, मगर मैंने कहा एकदम ठीक। क्या कर रहे हो आजकल? उसकी नजरें मेरी कमजोर हुई कलाइयों से झांकती नसों पर टिकी थीं। कुछ नहीं, वापस घर आ गया हूं, कहते हुए मैंने अपने हाथ टेबल से उठा लिए। क्यों? मैंने झेपते हुए नजरें फेर ली। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम क्या कर रही हो? मैंने बात टालते हुए कहा। जिस रिहैब नशा मुक्ति केंद्र के सामने तुम खड़े थे, आजकल वहीं काम कर रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में इनको इतना फ़ोन किया, इस टॉपिक पे इतनी रिसर्च की, इतनी जानकारी हो गई कि एक दिन इन्होंने मुझको नौकरी ऑफर कर दी। वो थोड़ा रुक कर बोली, तुम वापस जा रहे थे? मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। इस सवाल के जवाब का सामना करने से डरता था मैं। हमें कोई नहीं बचा सकता। मदद तो कर सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। तो फिर कौन बचाएगा हमें? शायद हम खुद। आज नहीं तो कल हमें चढ़ती लहरों को फांद कर उनसे लड़कर किनारे तक पहुंचना ही होगा। नम्रता ने जैसे मेरे मन के उलझे धागों का एक सिरा पकड़कर उसे उधेड़ना शुरू कर दिया, और मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैंने कभी बताया नहीं तुम्हें, शायद मौका ही नहीं मिला। 8 साल पहले मेरे छोटे भाई की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी। नम्रता अब मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी, मगर हम उसकी वो लत नहीं छुड़ा पाए, नहीं बचा पाए उसे। उसकी आंखें छलक आई थी। अपने इसी गिल्ट की वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने रिहैब में काम करने का सोचा। नहीं चाहती किसी और को भी अपना कोई खोना पड़े। मुझे तब कॉलेज में लगता था कि मैं तुम्हें भी बचा सकती हूं, मगर मैं गलत थी। हम किसी की हेल्प तब तक नहीं कर सकते जब तक वो खुद की हेल्प नहीं करना चाहता। मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में कंसर्न थी। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें बहुत प्रेशराइज किया। उसकी बात सुनकर मैं सिसकने लगा था। शर्मिंदा मुझे होना चाहिए था, मगर माफी वो मुझसे मांग रही थी। मैंने सब कुछ खराब कर दिया ना नम्रता, मैंने सुबकते हुए कहा। मैं किसी के काबिल ही नहीं हूं। बाबा सही कहते हैं कि मैं हूं ही। नम्रता के कुछ कहने का इंतजार किए बिना मैं बस बोलता जा रहा था। मैं जैसे खुद से बात कर रहा था। नम्रता ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। बोली, तुम्हारी गलती नहीं है निशांत। अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, जैसी और बीमारियां होती हैं वैसी बीमारी। तुम ठीक हो सकते हो अगर तुम चाहो। जस्ट आस्क फॉर हेल्प। मैं भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। निशांत, करने दो ना मुझे मदद, प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कह पाया। बाहर मौसम साफ हो गया था। शाम होने को आई थी। बादलों की रजाई में लिपटकर सूरज की आंखें डबडबाने लगी थीं। मैं और नम्रता कॉफी शॉप से बाहर आ गए थे। चलती हूँ, कहकर नम्रता जाने लगी। मैं वहीं खड़ा उसे देख रहा था। तभी वो अचानक पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, और हाँ, मेरी नजरों में तुम हमेशा से काबिल थे निशांत, हमेशा रहोगे। नम्रता की ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल आई। कैसी जादू की छड़ी है ना ये प्यार भी।
हताशा के सबसे अंधेरे कोनों में धूप का पंछी बनकर हमें रोशनी में खींच लाता है। शायद दुनिया में प्यार करने वालों, हमें समझने वालों की कमी है, वरना ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। मैं चलने लगा था, मगर इस बार अकेले नहीं, नम्रता के साथ रिहैब की तरफ। बस इतनी सी थी ये कहानी।